हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5 तक के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं, अर्थात जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनका हल प्रश्न पत्र लेकर आज पहला प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। जिसमें पहले आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, अर्थात इसको सीडीपी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न दिया गया है, विकास के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं और विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है और आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है और विकास निरंतर रूप से होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, क्योंकि कारण नहीं हो सकता। और बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप होता है और विकास निरंतर रूप से होता है। मतलब विकास हमेशा होता रहता है, लेकिन आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण नहीं है। तो ये सी पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये फिजिकल है यानी शारीरिक, और संवेगात्मक है, और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक है, और मोरल है अर्थात नैतिक है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिए गए हैं, इसमें अभिकथन दिया गया है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा ही कौशल मूल और रीतियाँ ग्रहण करते हैं, और इसका कारण दिया गया है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो सही विकल्प का चुनना है, अर्थात सही विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए यहाँ बी तक का दिया गया है। तो कारण में अगर देखा जाए तो कारण में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सी पॉइंट दिया गया है, ये सही है लेकिन आर गलत है। तो ये सही है इसका, क्योंकि तर्क में दिया गया है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। और आर फिर दिया गया है, इसका कारण दिया गया है, बच्चों का समाजीकरण व सरल एक रेखीय प्रक्रिया है। तो इसका जो सही है, तो बोथ ए और आर दोनों फॉल्स हैं। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है आर कारण दोनों गलत हैं, क्योंकि बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा द्वारा कौशल मूल और रीतियाँ ग्रहण करते हैं, अर्थात बच्चे जो होते हैं भिन्न भिन्न समाज में विकसित होते हैं और इन्हें रेखीय नहीं कहा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो ये है संतुलन, असंतुलन, आत्मसाक्षात्करण और समंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतुलन, यानी इक्विवेरिएशन। इक्विवेरिएशन जो है संतुलन, अर्थात जीन पियाजे के अनुसार जो है व्यक्ति संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना उसका आत्म साक्षात्करण कहलाता है। अर्थात बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है तो उसको आज के ज्ञान से, यानी बच्चे को पुराने ज्ञान से अब के ज्ञान को जोड़ दिया जाता है, और इसको जो है आत्म साक्षात्करण करना इसको जो है संतुलन कहते हैं। अर्थात पुराने ज्ञान को
नए ज्ञान से जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पांचवा। पांचवा दिया गया है परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक, अर्थात परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क किस कारण की विशिष्ट विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक चरण है, और औपचारिक संक्रियात्मक चरण है। सी आता है पूर्व संक्रियात्मक चरण है, और डी आता है मूर्त संक्रियात्मक चरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक चरण है ये, अर्थात जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण के इसमें किशोरों के चिंतन और लचीला और प्रभावी हो जाते हैं। इसमें चिंतन से पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर और चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात बच्चे जो होते हैं वो स्वयं से चिंतन करने लगते हैं, और इस प्रकार का जो परिकलनात्मक और निगमनात्मक तर्क औपचारिक संक्रिया के चरण की व्याख्या करता है। अर्थात बच्चे स्वयं से चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यह है संवेदी गत्यात्मक और पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरा पॉइंट हमारा है यह है मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अर्थात संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक जो अवस्था होती है, अर्थात 0 से 2 वर्ष तक का जो होता है, ये बच्चे अनैच्छिक यानी सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार अवस्था में बच्चे जो है वस्तु स्थापित करने का गुण आ जाता है, और बच्चा अपने दिमाग से वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर देता है। अर्थात बच्चा जो देखता है वही जो है आगे करने का प्रयास करता है, अर्थात अनुकरण करता है और नकल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सातवां देखते हैं। तो सातवें में दिया गया है हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे जो है इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है दंड और आज्ञापालक। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है दंड और आज्ञापालन अभिमुखता आ जाती है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है, और लड़का जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता आ जाती है, और कानून और व्यवस्था अभिमुखता आ जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी यानी कि यांत्रिक सापेक्षता और अभिमुखता आ जाती है। हेंज दुविधा को सुनने के बाद जो है 8 वर्षीय बालक गुरप्रीत ये कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। तो नैतिक तर्क के इस यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर भी करते हैं। अर्थात जब बच्चा जो है पैसे की कीमत को जानता है तो कहता है कि इसको जो चुरा लेना चाहिए क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न संख्या 8। इसमें है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह से का सिद्धांत माना जाता है। तो ये हमारे लेव वाइगोत्स्की जो हैं ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, और इनका जो है सिद्धांत किस तरह के सिद्धांत में माना गया है। तो विश्लेषणात्मक है, और सामाजिक सांस्कृतिक है, व्यवहारवादी है, या सूचना प्रसंस्करण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ये सामाजिक और सांस्कृतिक है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों को भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है,
और वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात इनका जो सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा, उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 9। यह है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है, इसमें है नकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है भाषा, और चौथा है आनुवंशिक विन्यास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भाषा। बच्चा जो है भाषा सीखता है, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सामाजिक कारकों और भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां नंबर है, देख लेते हैं। तो 10वां नंबर ये कहता है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, या कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। अधिगम मीन्स होता है सीखना, और खोजी अधिगम की व्याख्यान विधि की ओर, या लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। अर्थात जो याद किया गया है, स्मरण कर रहा है बच्चा, वो क्रिया पर आधारित सीखने की ओर से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन ये है, तार्किक गणितीय बुद्धि और वृद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है, और दूसरी की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। सी ऑप्शन दिया गया है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक। और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो है, हर व्यक्ति को अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विविध स्तर पर निहित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। तो ये अभिकथन दिया गया है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसमें कारण दिया है, तो कारण ये है, निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करता है। तो सही विकल्प चुनना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ये दिया गया है, ये और आर दोनों सही हैं, आर ये की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ये की व्याख्या नहीं करता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पेज में। तो तीसरा हमारा दिया गया है, ये दिया गया है, ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है यानी डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं, और आर ये की व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकती है। तो ऑप्शन ये है, ये सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल खेलें। दूसरा बी हमारा ऑप्शन है, ये सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। सी ऑप्शन है, फर्नीचर इधर उधर से रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना और सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, क्योंकि किसी एक को पक्षपात नहीं करना। लड़के और लड़कियों यानी सभी जेंडरों को
जो है एक साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित है प्रचुर अवसर प्रदान किए गए हैं। तो विषय वस्तु का कंठस्थीकरण है, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु या विभिन्न जानकारियों की पुष्टि करने हेतु अथवा किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने के हेतु। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, अर्थात तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, तीसरा और चौथा पॉइंट सही हो जाएगा। अर्थात तीसरा जो दिया गया है, तीसरा है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने हेतु, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। इसमें दिया है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो दोस्तों ये हमारा CDP का पोर्शन चल रहा है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है, मानकीकृत मूल्यांकन पर जोर देती है, मानक संदर्भित मूल्यांकन पर जोर देती है या योगात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये है रचनात्मक मूल्यांकन, अर्थात ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर अधिक जोर देती है और ये आकलन पढ़ाने के दौरान ही किया जाता है और ये बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट जो है तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती हैं। तो प्रस्तुतिकरण है, अभिव्यक्ति है, संलग्नता है और भेदभाव है। तो मित्रों इसका सही उत्तर है वो भेदभाव होता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन है, अर्थात भेदभाव है। समावेशी शिक्षा की आशय यह है कि सबको एक समान परिवेश में एक समान शिक्षा देना, अर्थात एक ही कक्षा में सबको बैठाकर एक साथ सबको शिक्षा देने का प्रयास करना, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। और भेदभाव के विविध जरियों का निष्कासन पर ये बल देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में दिया है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं और एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यह अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। बी ऑप्शन हमारा कहता है कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। और सी ऑप्शन कहता है प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। और डी ऑप्शन है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादी को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय और हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए अध्यापक को? अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो चित्रों का प्रयोग तो करना, जब दृष्टिबाधित बालक है तो चित्रों का प्रयोग करके वो क्या करेगा, क्या देख पाएगा? तो ये तो गलत हो जाता है। सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों की मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, तो ये चीज़ सही है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है कि सभी प्रकार के जो लिखित सामग्री हैं उनको बोल करके वहाँ पर प्रस्तुत करना, क्लास में बताना, जिससे जो है बच्चा दृष्टिबाधित है तो सुन करके सारी चीज़ों को समझ सके। और इसी में सी ऑप्शन आता है। तो सी ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के बात करते समय हाथों पर खूब इस्तेमाल करना, इससे कोई मतलब नहीं है। और दिखाए जा रहे वीडियो के उप शीर्षक देना, वीडियो तो वो देखेगा नहीं तो कोई मतलब इसका भी नहीं निकलता है, साथ ही बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यानाभाव में अति सक्रियता विकार यानी ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समायोजन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, अथवा डी ऑप्शन हमारा कहता है कि गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये 19 नंबर क्वेश्चन चल रहा है तो इसका सी हो जाएगा, अर्थात सी दिया गया है, विद्यार्थियों के समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रश्न संख्या 20, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र की चुनौती पैदा करता है? तो लिखित विषय सामग्री में, बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, और दूसरा अर्थात दूसरों की भावनाओं को समझने में और ये चित्र बनाने में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित विषय सामग्री के बोध में ये होता है। अर्थात पठन जो वैकल्य है सापेक्ष रूप से लिखित विषय सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करता है, और ये शारीरिक गतिविधियों से संबंधित विकार यानी डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है, ये डिस्प्रैक्सिया आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। तो 21 में दिया गया है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? विधि कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है, मानकीकृत हो, परीक्षा केंद्रित हो, व्यवहारवादी हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, सांस्कृतिक रूप से वो प्रासंगिक हो। अर्थात प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रकार की शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों पर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? तो ये अनुभवनात्मक अधिगम है, डिजिटल अधिगम है, वैज्ञानिक अधिगम है, और करके सीखना अधिगम है। तो जहाँ बच्चों को ये, पहली बात तो बच्चा मेन होता है, और करके सीखना, अनुसरण करके सीखना, ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो वही चीज़ सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंतर्गत भावनात्मक अधिगम है, ये सही है, डिजिटल अधिगम भी सही है, वैज्ञानिक अधिगम भी सही है, और करके सीखना भी सही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अर्थात इसमें दिए गए अनुभवनात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम और वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम और सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। सी ऑप्शन हमारा है, विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके, और जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके सीखना चाहिए। अर्थात अध्यापक और विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों में अर्जन को सुगम और सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों में स्वयं प्रश्न करना और आकलन करना, इसमें समुन्नत करने के इस तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 24, इसमें दिया है प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यह है अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि,
खोजबीन और साम्य अनुमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात अनुक्रिया समुच्चय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 25। 25 में है, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। अर्थात एक अध्यापिका है जिसका नाम मान लीजिए उसका नाम जो है रानी है, और जल के स्रोतों के बारे में वो चर्चा करते हुए उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। तो उनका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। समझ कैसे आती है? उसके अनुभवों के आधार पर हो सकती है, और उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से है, और नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी है, या उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। अर्थात जो होगा ये उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, उसके अनुभव के आधार पर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? तो योजना है, मॉनिटरिंग है, मूल्यांकन है, और निष्क्रिय अनुकरण है। तो पहला तो आता है प्लानिंग यानी योजना बनाना, दूसरा आता है मॉनिटरिंग अर्थात पर्यवेक्षण करना, या तीसरा आता है इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन करना, और चौथा है पैसिवली इवेल्युएटिंग यानी निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात निष्क्रियकरण अनुसरण करना ये अभी संज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है, नहीं ये पूछा गया है। बाकी सभी पॉजिटिव में है। सीडीपी में दोस्तों जो पॉजिटिव है उसी वही उत्तर होता है, और पॉजिटिव पढ़ने से पता चलता है, देख के दिमाग ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, और अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता का समुन्नत करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ये नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? तो निर्गुणता उन्मुखी उद्देश्य होना चाहिए, योग्यता का सत्य और अस्तित्वात् परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, असहायता का सीखा हुआ भाव होना चाहिए, या प्रतियोगितात्मक यानी प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात निपुणता उन्मुख होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? तो यह है लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठ्यचर्या, या अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कठोर पाठ्यचर्या। ये कारक है जो बाधा उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। तो कथन ये दिया गया है अभिकथन है किसी अवधारणा को समझाते समय ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु के विद्यार्थियों के दिन पर दिन के जीवन के संबंध में बनाया जाए। और कारण इसका दिया है अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होते हैं। अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कारण और कथन को मिला करके। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ये और आर दोनों सही हैं, और आर ये की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा आता है सी,
सही है लेकिन आर गलत है। और नेक्स्ट आता है अर्थात ये और दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। अब देखते हैं ये सही है और आर गलत क्यों है। तो ये तो सही है हमारा, ये जो है सही है और आर जो है गलत है। अर्थात इसका कथन सही है और इसका कारण गलत है। तो सी ऑप्शन में ये दिया गया है, ये सही है लेकिन आर गलत है।